Hello everyone, welcome to the Legal Files. I am Manmohan Jaiswal, serving as an assistant professor in the Department of Higher Education, Government of Rajasthan. दोस्तों, जैसा कि हमारा संविधान जिसका पार्ट 3 हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड सो ऑन। अब ये जो फंडामेंटल राइट हैं हम किसके अगेंस्ट एनफोर्स कर सकते हैं? तो आंसर होगा स्टेट। सेकेंड थिंग, जिस तरह से हम फंडामेंटल राइट को एंजॉय करते हैं उसी तरह से स्टेट पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि जब भी स्टेट कोई भी कानून बनाए तो उसे फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए बनाना होगा। कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती स्टेट जिससे कि सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो। इसी को हम फेमसली क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, जिसे संविधानवाद भी कहा जाता है। और अगर स्टेट इस तरह का कोई कानून बनाए जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो या वायलेशन करता हो, तब सिटीजन के पास क्या रेमेडी रहेगी? सिटीजन डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और डायरेक्टली रिट फाइल कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम कोर्ट में जाकर हमारे फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि स्टेट के अंदर वो कौन कौन सी अथॉरिटीज और एंटिटीज आती हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में कोई भी लॉ नहीं बना सकती, कोई भी रेगुलेशन नहीं बना सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 डील विद द टर्म स्टेट। अब हम अगर बेयर टेक्स्ट को देखें तो आर्टिकल 12 हमें बताता है इन दिस पार्ट द स्टेट इंक्लूड्स। तो ये जो स्टेट के बारे में बताया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 के लिए बताया जा रहा है। एंड द स्टेट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब ये कि ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है, ये स्टेट को डिफाइन नहीं कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि स्टेट में कौन कौन सी अथॉरिटीज आएंगी, कौन कौन सी अथॉरिटीज स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड मानी जाएगी। तो सबसे पहले है द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। थर्ड, ऑल द लोकल और अदर अथॉरिटीज within the territory of India or under the control of the government of India। तो इस बेयर टेक्स्ट को देखते हुए हमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता चलता है। जैसे कि अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो सबसे पहले द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन लेजिस्लेचर की बात की गई है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द हेडेड प्राइम मिनिस्टर, ये इंक्लूड होंगे। यूनियन लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये इंक्लूड माने जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, जिसमें कौन कौन आएगा? जैसे कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर। सेकेंड, स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम विधानसभा और विधान परिषद भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑल द लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो वो सारी की सारी लोकल और अदर अथॉरिटी जो हमारी इंडिया की टेरिटरी के अंदर हैं। और लास्ट, ऑल द लोकल और अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे आर्टिकल 12 की डेफिनेशन और वाइड हो गई है कि भले ही वो आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो, ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो इंडिया की टेरिटरी से बाहर हो, लेकिन अगर वो हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तब भी वो एंटिटी या अथॉरिटी आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट है उसकी डेफिनेशन के अंदर आएगी। अब इन चारों पॉइंट्स को अगर देखें तो स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट हैं ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं रहता, जो इजीली समझ में आ रहे हैं कि स्टेट में कौन कौन आएंगे। बट प्रॉब्लम आती है लोकल और अदर अथॉरिटी के अंदर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकल और अदर अथॉरिटी को कहीं पर भी डिफाइन नहीं कर रखा। हालांकि लोकल अथॉरिटी तो फिर भी हम जनरल क्लॉजेस एक्ट से इसका मीनिंग ले लेंगे, और बात जब आएगी अदर अथॉरिटीज की जो जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर भी डिफाइन नहीं है, तो फिर उसका मीनिंग हम कहां से लेंगे? तो उसका मीनिंग जब हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्हें हम क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने
अदर अथॉरिटी को एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में बताया है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज स्टेट के अंदर इंक्लूड मानी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 12 इंक्लूसिव डेफिनेशन प्रोवाइड करता है स्टेट की, वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अथॉरिटी का मतलब क्या होगा। अथॉरिटी का मतलब पावर टू मेक लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉज, नोटिफिकेशन, जिसका लॉ की तरह ही एप्लीकेबिलिटी रहेगी और उसे एनफोर्स भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी को जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के सेक्शन 3 सब सेक्शन 31 के अंदर डिफाइन कर रखा है, जिसका मतलब है म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विलेज काउंसिल, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट एक्सेट्रा। और जब बात करेंगे हम अदर अथॉरिटी की, तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और हमारे जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर भी डिफाइन नहीं है, तो वहीं से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 12 ऑल्सो एक्सटेंड टू एनी अथॉरिटी जो कि ऐसे एरियाज में एस्टेब्लिश हैं जो इंडिया की टेरिटरी के बाहर हैं लेकिन अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसे भी इंक्लूड करेगी अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब ये जो अदर अथॉरिटी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इंटरप्रेट किया है, अब इसी इंटरप्रिटेशन को हम केस की क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले केस आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस। इस केस में क्या हुआ कि शांताबाई ने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन शांताबाई का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके मेन आधार क्या है कि एक रेगुलेशन था वहां पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाता था नंबर ऑफ विमेन स्टूडेंट इन सच कॉलेज। दूसरा, जब भी किसी विमेन स्टूडेंट का यहां पर एडमिशन होगा तो उसके लिए सिंडिकेट की पहले परमिशन की जरूरत होगी। शांताबाई ने कहा कि ये जो सिंडिकेट का एक्शन है ये डिस्क्रिमिनेटरी है और वायलेट करता है किसे, सेक्शन 5 ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट 1923, जो क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी एक्सक्लूड फ्रॉम द एडमिशन टू एनी डिग्री और कोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रेस, क्रीड, क्लास और पॉलिटिकल व्यूज। साथ ही इन्फ्रेंस हर फंडामेंटल राइट जो कि दिया गया है 15 के 1 के अंदर, जो ये बताता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब मेन इशू क्या आया, मेन इशू ये आया कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टेट की डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी। अगर स्टेट की डेफिनेशन में आएगी तो इसके जो रेगुलेशन है और अगर वो रेगुलेशन फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो इसे हम चैलेंज कर सकते हैं। तब मद्रास हाईकोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। दूसरा, कोर्ट ने अप्लाई किया इजस्दम जेंडिस का प्रिंसिपल, जिसका मीनिंग होता है सेम काइंड। अब इजस्दम जेंडिस जो है इंटरप्रिटेशन का एक रूल है जो ये बताता है कि जब भी कोई स्पेसिफिक वर्ड्स अगर दिए गए हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन उन स्पेसिफिक वर्ड के हिसाब से ही होगा। आप कोई जनरल वर्ड वहां पर यूज नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज, ये वर्ड्स अगर कहीं दिए हैं और यहां पर ब्लैंक छोड़ दिया तो यहां पर इनको आप देखो, ये सारे एक फ्रूट के नेम है, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई फ्रूट का ही नाम आएगा। आप यहां पर कुछ भी यहां पर नहीं लिख सकते। यही कहता है इजस्दम जेंडिस का रूल। अब बात की जाए हमारे आर्टिकल 12 में क्या मेंशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, तो अदर अथॉरिटी का मीनिंग भी हम इसी तरह से निकालेंगे कि वो सारी अथॉरिटी जो गवर्नमेंटल या सोवरेन फंक्शन करती हो उसी को हम यहां पर लगाएंगे। अब यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंटल फंक्शन तो करती नहीं है, वो एक तरह से एजुकेशनल बॉडी है, तो इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा कि यूनिवर्सिटी जो होगी वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी, वो अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में नहीं आएगी। और इसीलिए जो इनके रेगुलेशन है उसे भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, भले ही वो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हो। मद्रास हाईकोर्ट का ये जो रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया। किस केस में, उज्जैन बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप इजस्दम जेंडिस का रूल अप्लाई कर रहे हो अदर अथॉरिटी के अंदर, वो यहां पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल 12 के अंदर जो बॉडीज दे रखी हैं इसमें कोई भी कॉमन जीनस नहीं है।
साथ ही आप इन बॉडीज को किसी सिंगल कैटेगरी के अंदर प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए इजस्डम जनरस का जो रूल है वो आर्टिकल 12 के अंदर अप्लाई नहीं होगा। फाइनली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो शांताबाई के अंदर इंटरप्रिटेशन दिया गया उसे रिजेक्ट किया और दो बातें कही। पहली कि अदर अथॉरिटी में वो सारी अथॉरिटी आएगी जो क्रिएट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या किसी स्टैट्यूट के द्वारा, ऑन होम द पावर इज कन्फर्ड बाय लॉ, जिसे लॉ के द्वारा पावर दी गई है। दूसरी चीज, जो ये अथॉरिटी है ये जरूरी नहीं है कि वो सोवरेन या गवर्नमेंटल फंक्शन करे। Therefore, the Electricity Board established under the Electricity Supply Act 1948 is comes under the definition of the state, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसे स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अदर अथॉरिटी है इसको और इलेबोरेट और वाइडर इंटरप्रिटेशन किया सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम के केस में और कहा कि अगर कोई कॉरपोरेशन पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन करती है और वो फंक्शन गवर्नमेंटल फंक्शन से काफी क्लोज है तो उसे हम स्टेट की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी माना जाएगा और उस अथॉरिटी को भी स्टेट की डेफिनेशन का पार्ट माना जाएगा। और इसी केस के अंदर तीन मेन स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि LIC, ONGC और IFC, इन्हें स्टेट की डेफिनेशन का पार्ट माना गया और इनके पास जो रेगुलेशन बनाने की पावर है जिसमें ये अपने एम्प्लॉयज के टर्म्स, उनके अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस, रिमूवल और डिसमिसल, इन सबको रेगुलेट करते हैं और साथ ही ये रेगुलेशन हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड बाइंडिंग अपॉन दीज एंटिटीज। तो अगर कोई कॉरपोरेशन पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम कर रही है और जो कि क्लोजली रिलेटेड है गवर्नमेंटल फंक्शन से तो उन्हें भी हम स्टेट की डेफिनेशन का पार्ट मानेंगे। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 12 में जो अदर अथॉरिटी है इसका वाइडर इंटरप्रिटेशन करते हुए 5 ऐसे क्राइटेरिया डिसाइड किए कि अगर कोई भी बॉडी अगर इन पांचों क्राइटेरिया में से किसी एक भी क्राइटेरिया को फॉलो करेगी तो हम उसे स्टेट की एजेंसी मानेंगे, उस बॉडी को हम स्टेट की डेफिनेशन का पार्ट मानेंगे। तो ये बात हुई RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जो कि ये मेन 5 क्राइटेरिया हैं। जैसे कि सबसे पहले कि स्टेट आर द चीफ फंडिंग सोर्स ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की जो चीफ फंडिंग सोर्स है वो स्टेट की तरफ से आ रहा है। दूसरा, उस बॉडी पर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल रहेगा स्टेट का। तीसरा, उस बॉडी का जो फंक्शनल कैरेक्टर है वो गवर्नमेंटल फंक्शन रहेगा। फोर्थ, द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू द कॉर्पोरेशन। एंड फिफ्थ, क्या वो कॉर्पोरेशन एंजॉय कर रही है मोनोपोली स्टेटस जो कि स्टेट ने उसे कन्फर किया है। और अगर इनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी अगर किसी बॉडी ने फॉलो किया तो वो स्टेट की डेफिनेशन का पार्ट मानी जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 5 क्राइटेरिया है ये कंक्लूसिव नेचर के नहीं है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इलस्ट्रेटिव है जिसे काफी केयर और कॉशन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। अब आर्टिकल 12 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो स्टेट का पार्ट बन गए। अब क्या जुडिशरी भी स्टेट की डेफिनेशन का पार्ट होगी या नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई जुडिशियल ऑर्डर फंडामेंटल राइट को वायलेट करे तो क्या उसके अगेंस्ट भी आर्टिकल 32 और 226 के अंदर जाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला केस आया नरेश मिर्जाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इस केस में क्या हुआ कि एक जर्नलिस्ट था, उसने चैलेंज किया बॉम्बे हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था जो ये कहता है कि डिफेमेशन केस को आप कैमरा ट्रायल करोगे। अब जर्नलिस्ट ने कहा कि ये इससे आर्टिकल 19(1)(a जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है वो फंडामेंटल राइट इसका वायलेट हो रहा है। अब मेन इशू ये आया कि क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल ऑर्डर हैं अगर वो ऑर्डर फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो क्या उसके अगेंस्ट भी आर्टिकल 32 के अंदर जाया जा सकता है। क्या जुडिशरी भी आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में आप डायरेक्टली जुडिशियल ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते। साथ ही
जुडिशरी इज नॉट द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 व्हेन परफॉर्मिंग द जुडिशियल फंक्शन। ये साफ साफ क्लियर कर दिया इस केस के अंदर कि आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की जो डेफिनेशन है उसमें जुडिशरी नहीं आएगी। कोर्ट ने ये रीजनिंग देते हुए कहा कि अगर हर जुडिशियल डिसीजन को इस तरह से अगर चैलेंज किया कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो ऐसे तो पूरा का पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के तहत रिट के अंदर लाइन लग जाएगी। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास रेमेडी अपील और रिव्यू की है, आप रिट जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हेंस इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि जुडिशरी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन का पार्ट नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट केस इज AR अंतुले वर्सेस RS नायक। इस केस के अंदर मेन इशू ये था कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं तो क्या उस ऑर्डर को आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो? उस जुडिशियल ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आप उसे चैलेंज कर सकते हो। हालांकि आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें जुडिशरी नहीं आती, और यह भी कहा कि जुडिशियल एक्शन कभी भी फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं करेंगे। इसलिए यह प्रिंसिपल आया कि नो अथॉरिटी इज अबाउट द फंडामेंटल राइट, नॉट इवन द जुडिशरी। हालांकि AR अंतुले के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर नहीं किया कि क्या जुडिशरी स्टेट का पार्ट होगी या नहीं। बट फाइनली जो केस आया जिसे कहते हैं रिज्जू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2015 का केस है, और सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरीली हेल्ड किया कि जब कोर्ट अपने जुडिशियल फंक्शन कर रही है तब वो स्टेट का पार्ट नहीं मानी जाएगी, और जब कोर्ट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है तब वो जुडिशरी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोर्ट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के दौरान अगर कोई ऐसा ऑर्डर पारित किया जाता है जो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है तो उसे आप चैलेंज कर सकते हो। उस सर्कमस्टांस के अंदर जुडिशरी स्टेट के डेफिनेशन का पार्ट मानी जाएगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां लिखे हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या हो सकते हैं। पहला, जब भी हाईकोर्ट कोई एग्जाम करवाएगा, रिक्रूटमेंट करवाएगा, अपॉइंटमेंट करवाएगा, अगर कोई रूल्स बना रहे हैं, रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, हाईकोर्ट में किस तरह से प्रैक्टिस होगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट में किस तरह से प्रैक्टिस होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जैसे कि हॉलीडे डिक्लेयर करना, कोर्ट टाइमिंग, वैकेशन शेड्यूल एक्सेट्रा, फाइनेंशियल मैटर जैसे कि सैंक्शनल लीव, पे, पेंशन, सर्विस बेनिफिट ऑफ हाईकोर्ट स्टाफ, ऑर्डर लाइक पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर जुडिशियल ऑर्डर। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो हैं, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि राजस्थान के अंदर RJS का एग्जाम राजस्थान हाईकोर्ट कंडक्ट करा दिए। आप ये भी देखो कि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जो LDC होते हैं वो उनके एग्जाम भी हाईकोर्ट कंडक्ट करा रही है। तो हाईकोर्ट उस सर्कमस्टांस में क्या कर रही है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है, वो रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट का काम कर रही है। तो ऐसे सर्कमस्टांस में अगर किसी का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो। लेकिन जब कोर्ट प्योरली अपने जुडिशियल फंक्शन कर रही है उस वक्त वो स्टेट की डेफिनेशन का पार्ट नहीं माना जाएगी। और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे जुडिशरी का एग्जाम दो, नेट का एग्जाम दो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दो, UPSC का एग्जाम दो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 12 में से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो इस लिस्ट से बाहर नहीं जाएगा। इस लिस्ट के अंदर मैंने टोटल 16 अथॉरिटीज के बारे में बता रखा है जिसे स्टेट की डेफिनेशन का पार्ट माना जाएगा, और ऐसी 6 अथॉरिटीज के बारे में बता रखा है जो स्टेट का पार्ट नहीं मानी जाएगी। अब क्वेश्चन किस तरह का आता है कि क्या यूपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन स्टेट की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो इन अथॉरिटी के बारे में ये बताता है कि कौन से केस में कौन सी अथॉरिटी को स्टेट का पार्ट माना गया। जैसे कि हमने इनमें से कुछ पढ़ भी रखे हैं, जैसे ONGC, LIC, IFC, सुखदेव वाला केस अभी पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला केस पढ़ा था जिसमें राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्टेट की डेफिनेशन बताया। अब आप ये पूरा का पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसे पॉज करो और अच्छे से इसको याद करो अपने हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। बाकी बची हुई 9 से लेकर 16 तक ये। नेक्स्ट, वो सारी अथॉरिटीज जो स्टेट की डेफिनेशन का पार्ट नहीं मानी जाएगी, तो ये सारी अथॉरिटी हैं और
इनको कौन से केस के अंदर ये कहा कि यह स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो आप इसे पॉज करो और अच्छे से याद करो। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 12 कंप्लीट होता है। आई होप आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो भी एमसीक्यू बनते हैं आर्टिकल 12 में से वो इस स्लाइड के बाहर नहीं जाएंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।